नमस्कार टू एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस मोटिवेशनल एंड डिवोशनल सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ पर, जहां आपके स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं ब्रह्म कुमार राजयोगी निकुंज जी। प्रणाम निकुंज जी, स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत आपका अपने इस सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ। और आपके साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी स्वागत करूंगी जो अपनी मेंटल एंड इनर पीस के लिए हमारे सेशन से जुड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ वो भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज पर बेस्ड सवाल हम तक पहुंचाए हैं, ताकि राजयोगी जी उनके क्वेरीज या प्रॉब्लम का उन्हें सॉल्यूशन दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का, और सबसे पहला सवाल लेके आते हैं देहरादून से सीमा पालीवाल जी का। तो राजयोगी जी, सीमा जी का सवाल है कि मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, इसलिए मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हूँ। शुरू में खराब लगता था अकेले रहना, पर अब इसकी आदत पड़ गई है मुझे। अब जब मुझे इसकी आदत हो गई, तब वो चाहते हैं कि मैं लखनऊ में आकर उनके साथ रहूं, तो मैं खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा उलझन में हूँ अपने डिसीजन को लेकर, इसलिए पढ़ाई भी नहीं सही से कर पा रही हूँ। क्या मैं मेडिटेशन की हेल्प लूं? देखिए, हम लोगों की जो भारतीय परंपरा है, जिसको हम कई बार हम लोगों ने सुना भी है बचपन में, ये जो रामायण इत्यादि जो सीरियल आती थी उसमें भी हमने देखा है कि जब एक उम्र के बाद पढ़ाई करने बच्चों को जब भेजा जाता था गुरु के आश्रम में, और फिर वो जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती थी तब तक वे गुरु के आश्रम में ही रहते थे। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी है या अन्य जितने भी हमारे पांडव थे, तो ऐसा माना जाता है और मैं स्वयं भी ऐसा समझता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपने अभ्यास काल में, अर्थात जब तक आप अभ्यास करते हैं तब तक किसी भी प्रकार का आपके मन में इमोशनल या ऐसा कोई डिस्टरबेंस ना आए, इसका ध्यान देना चाहिए। इसी ख्याल से गुरुकुल परंपरा हमारे शास्त्रों में या हमारे एक कल्चर में रही है। तो इसीलिए एक प्रकार से देखा जाए तो मम्मी पापा से दूर रह करके पढ़ाई करना ये अच्छा ही है इसमें, क्योंकि सारा टाइम पढ़ाई में ही ध्यान रहता है। बट ये भी है कि बच्चों को होम सिकनेस भी होता है, कभी त्योहार इत्यादि आते हैं तो मम्मी की याद आती है। मम्मी होती तो घर में बने कुछ ना कुछ मिठाइयाँ बनाती थी, खाने को मिलती थी, परिवार से मिलना होता था, कजिन्स वगैरह आते थे। ये भी है तो वो भी है, दोनों चीज है। तो इसका सरल उत्तर है बैलेंस में चलना, अर्थात आप पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई पर जरूर ध्यान दो, और यदि सहज आपको त्योहारों के दिनों में या ऐसे कुछ प्रसंगों पे कुछ एक समय छुट्टी मिलती है तो एक आध घर में जा कर के रिफ्रेश होकर के भी आ सकते हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि पढ़ाई जो है वो थोड़ा घर से दूर रहकर ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कंसंट्रेशन आपका पढ़ाई में रहेगा। अब मम्मी पापा को याद आती है या आपको याद आती है, दोनों को याद आती है, तो रोज वीडियो कॉल कर लिया करो। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, तो दूसरे का मुख देख लिया करो, जो भी बातें करनी है वो कर लिया कीजिए, पर अभ्यास में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ने की उम्र है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजयोगी जी, शायद इसी को कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर और इसी को कहते हैं राजयोगी जी, क्योंकि सवाल सुनने के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ये पेरेंटिंग का इशू है और बच्ची जो है उसके साथ नाइंसाफी हुई है। बट जो आपका जवाब सुना तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। बट हाँ, होम सिकनेस हो जाती है। मेडिटेशन सीखना चाहिए, बेशक सीखना चाहिए। यदि आपको मेडिटेशन नहीं भी सीखना है या कहीं आपको सीखने की सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसको देख करके सुन करके आप अपने आप को एक वो मानसिक जो आपको तनाव है या चाहे अकेलापन है या जो भी है, उससे आप उभर सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीमा जी, आपको अपनी क्वेरी का बिल्कुल एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो भेजा है रिचा माथुर ने मथुरा से।
ऋचा पूछ रही हैं कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए 3 साल हो गए हैं, पर कड़ी मेहनत के बावजूद प्रमोशन का कोई चांस नहीं दिख रहा है। बॉस भी मेरी मेहनत को इग्नोर कर देते हैं। मैं जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती, पर डेली स्ट्रेस को फेस करती हूँ। इस स्ट्रेस से कैसे बाहर निकलूं, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, संजोग से कल मेरे को एक बहुत पुराने अखबार के लिए मैं लिखता हूँ, उनकी तरफ से मुझे ये कल न्योता आया है कि अखबार की जो ऑफिस है उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आजकल के जो नए जनरेशन के बच्चे काम करने आते हैं, तो वो, मुझे पता नहीं सब जगह क्या सिस्टम, परंतु एक वो मेमो सिस्टम होता है। तो भाई 2 या 3 मेमो अगर मिल जाते हैं, अर्थात सरल भाषा में वार्निंग कहा जाता है इसको, कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो फिर चौथी बार में सीधा आपको छुट्टी कर देते कि अभी नहीं आना आप। तो जो अखबार के मालिक है वो कहते हैं, देखिए भाई, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं है, परंतु हमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो इसीलिए मुझे मुझे कहा कि आप हमारे लिए पिछले 14 साल से लिखते, तो आप एक बार लेक्चर। मैं बोला, बाबा, मैं आकर के स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बोल सकता हूँ, परंतु ये एक चीज जो है, जिसको हम कहते हैं कि वर्षों पहले जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराता था, उसमें मैं कहता था, जो उच्च पद पे लोग हैं उनको हम समझाते थे कि देखिए, ह्यूमन एरर जो है ना, इट हैज टू बी हैंडल्ड विद लॉट ऑफ एम्पैथी। मनुष्य से जब जाने अनजाने गलती होती है, या कोई आपका सहकर्मी या आपके अंदर काम करने वाला जब वो काम नहीं कर पाता है, आपका मन चाहा या आपको जैसा चाहिए ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, तो बजाय इसके उनको डांट डपट करके, उनका मोरल डाउन करके, मैं समझता हूँ कि जो ऊंच पद पे है उनको थोड़ा सा एम्पैथी, अर्थात समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो अभी कैसे दो तरफा है, ऊंच पद वाले को 2 कदम नीचे आना पड़ता है, और नीचे जो काम करते हैं उनको ऊंच पद वाले की तरफ 2 कदम ऊपर जाना पड़ता है। तब जाकर के दोनों एक जगह पे आकर के मिलते, एक दूसरे को समझ सकते हैं। अन्यथा होगा क्या कि कोई कहीं भी टिकेगा नहीं। फिर जो आज मैं देख रहा हूं कि नौकरी ज्वाइन करते 1 महीना 2 महीने में फिर निकल जाते, फिर कहीं और जाते, फिर निकल जाते, ये न हो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं जो आपके बॉस या बॉसेस है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके अंदर काम करते हैं उनको समझिए पहले, क्योंकि आखिर भी जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में 2 हाथ है, 2 पांव हैं, इसी प्रकार से एक ऑफिस में एक बॉस होता है, और उनके अंदर मान लीजिए 50, 60, 100 लोग काम करते, तो वो उसके हाथ और पांव है, तो उनका इतना महत्व है। आज हाथ में 10 उंगली है, एक भी उंगली में कुछ दर्द हो गया तो बार बार ध्यान जाता है। इसी प्रकार से आपके ऑफिस में अनेक लोग हैं, कोई एक भी अगर ठीक नहीं है तो सब कुछ माहौल जैसे खराब हो सकता है, या अन्यों के ऊपर असर हो सकती है। तो पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए समझने की और सुलझाने की। नंबर 2, जिनका ये प्रश्न है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी शायद प्रमोशन नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, देखिए, प्रमोशन होना नहीं होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आप जो जॉब कर रहे हैं उसके अंदर आपको जॉय मिल रहा है, शायद फर्स्ट एपिसोड में हमने इसके ऊपर चर्चा किया था, यू शुड एंजॉय। प्रमोशन बात की बात है, पर जो काम आप कर रहे हैं उसमें खुशी मिल रही है क्या आपको? अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है, अगर आपको अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू आर डूइंग, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू शुड स्विच ओवर। ऐसा कोई भी काम जिसको आप जबरदस्ती अपने आप को दबा करके कर रहे हो या कर रही हो, ज्यादा समय तक वो आपकी मेंटल हेल्थ पर ठीक नहीं रहेगा। ये चीज धीरे धीरे उसकी असर दिखने लगेगी,
फिजिकल में भी और मेंटल पे भी। बेहतर इसी में है एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। मैं हमेशा न्यू जनरेशन को कहता हूँ, देखिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कितना रुपया मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर 1 आपको सीखने कितना मिल रहा है, नंबर 2 वो सीखने में आप एंजॉय कर पा रहे हो, आपकी अंदरूनी ग्रोथ हो रही है, एंड नंबर 3 आगे बढ़ना। वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आप मेहनत करते जाओ, आज नहीं तो कल इस जॉब में नहीं तो किसी और जॉब में आगे जरूर बढ़ोगे, परंतु बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, अपने आप से छल मत करिए। बाकी ठीक है, बट खुद को आप छलने का काम नहीं कीजिए। अगर आपको खुशी नहीं है, यू शुड स्विच ओवर। ओके, सो रिचा, बी कूल विद योर पैशन। एंड जैसा कि राजयोगी जी ने सजेस्ट करा, तो अपने आप को एक बार आत्मचिंतन मनन करिए कि आप क्या चाहती हैं। इफ अगर आप खुश हैं तो फिर उसको एंजॉय करें। थैंक यू राजयोगी जी। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन सिन्हा जी का, लखनऊ से ये सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करता हूँ, तो आपकी मोटिवेशनल स्पीच सुनता भी हूँ और उन्हें फॉलो भी करता हूँ, पर इस मोटिवेशन से अपनी फैमिली को नहीं भर पा रहा हूँ, स्पेशली अपनी माँ को। घर के कामों में वो इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं कि खुद के लिए समय नहीं निकालती। कैसे अपनी फैमिली को भी इस मेंटल पीस के बारे में बताऊं? बताइए राजीव जी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार लोगों के अंदर काफी ओवर उत्सुकता आ जाती है। जैसे मसलन मान लीजिए आपने किसी ढाबे का, होटल में जाके कोई खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, तो अमूमन हम ये चाहते हैं मेरी फैमिली को भी ये मिले, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। मैं कहता हूं, देखिए प्रत्येक मनुष्य को सुख और शांति चाहिए चाहिए चाहिए, पर जब तक वो मांगते ही नहीं है, तब तक आप उनके ऊपर वो थोपने का काम करेंगे तो वो उसकी असर ऑपोजिट आ जाती है। जैसे बच्चा है, जब जन्मता है तो वो रोता है, तो माँ को लगता है अभी इसको भूख लगी, मैं इसको दूध पिलाऊं। फिर थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा बोलता है। जब अपने आप माता पिता करते तो ये बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। हम देखते हो जानवर भी जो होते हैं, घर में किसी ने पेट्स रखे हैं, उनको भी बेवजह ज्यादा करते हैं तो इरिटेट हो जाते हो। तो जब किसी को कुछ चाहिए, वो आपसे कहते हैं, बेशक आप उनके सामने रख दीजिए, भी देखो ये चीज है, बट विदाउट डिमांड व्हेन यू सप्लाई, तो वो चीज की वैल्यू नहीं उठती है। उसका फिर जो महत्व है वो सामने वाले के मन में फिर बैठता नहीं है, और उनको लगता है बहुत पुश कर रहे हैं हमको, हमें नहीं चाहिए, हमको नहीं सुनना है, हमें नहीं देखना है। तो इसीलिए ऑब्जर्व करिए, कुछ आपने देखा सुना, एक बार शेयर कर लिया, अच्छी बात है। करना नहीं करना हर एक की अपनी मर्जी की बात है। मैं हमेशा सबको कहता हूँ, कोई भी चीज किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, उसका असर नहीं मिलेगा आपको और ना रिजल्ट मिलेगा। बाकी रही बात मम्मी की, तो देखो जो माँ होती है वो तो अधिकांश जो माँ होती है वो बड़ी भोली होती है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको आपका समय चाहिए। 2 घड़ी आप उनके साथ बैठ करके प्यार से बातें कर लेंगे तो माँ खुश हो जाती है। मैं क्या इसीलिए कहता हूँ, माँ को स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए कहीं सीखने जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में माँ है, वही बेस्ट स्पिरिचुअल टीचर है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। अपनी माँ को देखो, माँ के साथ समय बिताओ, माँ के साथ बात करो, माँ को खुश रखो, ये सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। सो अर्जुन जी, राजयोगी जी ने एक और मैसेज आपको दिया है कि माँ के साथ रहें, वही अपने आप में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गुरु है। चलिए राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कानपुर से अंकुर जी का है। अंकुर पूछ रहे हैं कि मैं जानता हूं कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, वो ये जो साइकेट्रिस्ट है, ये कोई भी जाता है तो उनकी एक फिक्स होता है, वो कसरत बताते हैं कि बहुत आपको जब गुस्सा आता है तो ये जो अपना हाथ में गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, ये सालों से एक एक्सरसाइज जो साइकेट्रिस्ट वो कराते हैं, जो काउंसलिंग में जब जाते हैं तभी। खैर,
गुस्सा आपने कहा आता है, ठीक सुना ना मैंने रुचि जी? जी जी, गुस्सा गुस्सा आता है आता है। जी। आज आपके घर में या आपके कमरे में या आपका ऑफिस में कोई भी कभी भी आ सकता है, आपके बुलाए बिना तो नहीं आएगा। मुझे भी आज आईनेक्स्ट ने बुलाया तो मैं आ गया ना, ऐसे बिना बोले मैं आ जाऊं? तो जब कोई निमंत्रण किसी को मिलता है तो सामने वाला आता है। तो आपने कहा गुस्सा आता है, तो जरूर आपने बुलाया रहेगा, जरूर कोई दरवाजा खुला भी रखा रहेगा, जरूर आपने बोला रहेगा आइए आइए। तो गुस्सा आने के रास्ते क्या है? अनेक रास्ते हैं। उसमें से सबसे पहला जो रास्ता है जहां से गुस्सा आता है वह है असंतुष्टता। असंतोष ये हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करता है, और इसके साथ अनेक ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे ईर्ष्या, अदेखाई, किसी का सुख हम देख नहीं सकते हैं, या किसी ने हमारे साथ मजाक किया तो हम सहन नहीं कर पाए, तो सहन शक्ति की कमी, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो हम उस चीज को हमारे अंदर आने देते तब वो आती है। मान लीजिए हमने दरवाजा ही बंद कर लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो आपने स्वीकार किया उस चीज को, आपने अपने दिल को वो चीज लगा ली, तो आपको रिएक्शन आया क्रोध के रूप में। अगर आप किसी की एक्शन का रिएक्शन ही नहीं दो तो वो आपको आप चला जाएगा। तो हम बचपन में थे, हमने ये एक बात कई बार ये कहानी सुनी थी गौतम बुद्ध को, कि एक व्यक्ति ने बहुत उनको गाली देने लगा। तो किसी ने कहा अरे इतना आपको गाली दे रहा है, बोला मैंने स्वीकार किया ही नहीं, मैंने सुना भी नहीं, वो रिवर्स चला गया। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, उसको आप स्वीकार करोगे और उसके लिए रिएक्शन दोगे, इसको हम सरल भाषा में कहते हैं भाई चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, और हम ये कहते हैं कि आप न्यारा और प्यारा रहो। मैं कई बार देखता हूँ कई लोग इतना, जिसको हम कहते हो तत्ता तवा, गरम तवा होता है ना, उसके पूरा पानी ऐसा छिड़क आवाज आ जाता है, तो ढूंढते रहते हैं ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब प्रवचन में को कहानी और एक सुनाते हैं कि एक जो व्यक्ति था उसको बड़ा ऐसी आदत थी सबके साथ झगड़ा करने का, सबके साथ झगड़ा करने का। तो एक गुरु उसको मिला, बोला उधर वो कुएं में एक व्यक्ति है, उसको बरोबर तुम सीधा करो और तुम ही सीधा कर सकते हो, बहुत गुस्सा करता है, तुम जाके उसको सीधा करो। तो जाके कुएं के उधर उसने मुंह डाला, देखा तो उसका प्रतिबिंब दिखा। तो ये गुस्सा करे, सामने बोला वो भी करे, तो उसने पत्थर फेंका, बोला मेरे पे पत्थर। तो पत्थर का आवाज आता ना टुबुक, तो तू टुबुक, तेरी माँ टुबुक, तेरा परिवार टुबुक, उसके साथ अरे शांति नहीं हो रहा, ऐसा करके करके वो थक गया। तो इसीलिए ऐसा है कि क्रोध का सबसे सरल उपाय है सबसे भली चुप। तो लोग यहाँ से चुप नहीं रह सकते इजीली, इसलिए हम कहते हैं पहले यहाँ से चुप रहो। पहले यहाँ चुप रहना पड़ता है, फिर यहाँ से चुप होंगे। तो जो चुप रहता है उसको गुस्सा आता नहीं, परंतु जो चुप नहीं रह सकता है उसको बार बार गुस्सा आता है। तो इसीलिए ये सब प्रयोग है, इसमें से आपको जो सुविधाजनक हो वो करिए। तो अंकुर जी, आप अपने सुविधा अनुसार इनमें से प्रयोग, जितने प्रयोग राजयोगी जी ने बताए हैं उनमें से आप चुन सकते हैं। एंड राजयोगी जी, अब हमारा जो अगला सवाल है वो उन्नाव से राहुल सेठ जी का है। राहुल का सवाल है कि रिलेशनशिप के नाम पर जिंदगी में कई बार धोखा खाया है, मुझे नहीं पता कि किसी व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम सभी के जीवन काल में माता पिता
और इमीडिएट फैमिली के अलावा अनेक ऐसे संबंध हमारे जीवन में आते रहते, जाते रहते। कुछ संबंध हमको, जिसको हम कहते हैं भाई वर्षे में मिले हैं, आप माता पिता चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको बाय डिफॉल्ट मिले। आपके भाई बहन है या जो भी अन्य संबंध है, मामा मामी, फूफा फूफी इत्यादि। परंतु वो संबंध जो आप स्वयं अपनी मर्जी से बनाते हैं, जैसे दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जब बनेंगे, या आपकी मर्जी से बने हुए संबंध में, इसमें अधिकांश हमने ऐसा देखा है अनुभव से कि कई बार जब परख शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है किसी व्यक्ति की या कोई ऐसे संबंध की, तब अमूमन व्यक्ति धोखा खा बैठता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि फिजिकली दिल किसी ने देखा नहीं, परंतु हम अमूमन कहते हैं आपने मेरा दिल बहुत दुखाया। कहाँ दुखा, बट हम कहते हैं आज मेरा दिल टूट गया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। कितने सारे फिल्मी गाने बन गए इसके ऊपर, मेरा दिल तोड़ दिया, टूटा हुआ दिल वगैरह, इसके ऊपर बहुत कुछ शायरी में सब बन गया। बट एक्चुअली है क्या, दिखता है क्या? दिल टूट गया ऐसा टुकड़ा हुआ दिखा क्या किसको? नहीं ना। ये हमारे मन का भाव है, हमें ऐसा फील होता है बस। तो ये कनेक्टेड है। अब विवेक ये कहता है कि हृदय जो है वो तो अंदर है, फिजिकल है, धड़कता रहता है। कोई चीज तोड़ने के लिए आपको तो कुछ चाहिए ना, हथौड़ा चाहिए या कुछ चाहिए, तब उसको मार के तोड़ के टुकड़े होंगे। ऐसा तो होता नहीं। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, एक गाना है ना मशहूर, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि संबंध आपके जीवन में अनेक आएंगे और जाएंगे, पर आपको यदि परख शक्ति है, अब यहां मैं कहना चाहूंगा परख शक्ति आने में और परख शक्ति लाने में और परख शक्ति को निखारने में आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिसकी बुद्धि क्लियर रहती है उसको समझ आता है सामने वाला व्यक्ति। जिसकी बुद्धि क्लियर नहीं है, इनफैचुएशन अंग्रेजी में एक वर्ड है, आकर्षण, आकर्षित हो जाएंगे आप किसी की बाह्य सुंदरता से, अंदर क्या है आप जानते नहीं है, तो धोखा खा सकते हैं। परंतु यदि आपकी बुद्धि शार्प होगी, आपके अंदर परख शक्ति होगी, तो आप आर पार देख सकेंगे सामने वाले व्यक्ति का भाव क्या है, उनकी मंशा क्या है, तो आप संभले हुए रहेंगे। और इसीलिए टू ऑल द यंगस्टर्स में कहना चाहता हूं, तुरंत किसी को देख करके, जो कहते लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है कभी, इट इज इनफैचुएशन। प्रेम जो है वो दो व्यक्ति के बीच की भावना जो है उसकी लेन देन का एक स्वरूप है। जब तक आप एक दूसरे को जानोगे ही नहीं, प्रेम नहीं हो सकता। तो वो सब स्टोरी बुक में, पिक्चर में दिखाते वो अलग चीज है, परंतु एक्चुअल लाइफ में आपको एक दूसरे को जानना समझना जरूरी है। तो किसी को देख करके आकर्षित होकर के अपने जीवन का फैसला न ले, और इतना नाजुक जो दिल है उसको किसी को बिना सोचे समझे दे नहीं दे, तो आप हर्ट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। आज हमने अपने बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को सम अप करके राजयोगी जी के सामने रखा और उन्होंने उनके कंफ्यूजन्स का, उनके सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन दिया। सो इसी के साथ नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो। पर अगेन आई नो कि और भी कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनके भी जवाब हमारे नेक्स्ट सेशन में देंगे राजयोगी जी। पर उससे पहले आज के सुपर मोटिवेटेड सेशन के लिए मैं इसे वाइंड अप करने से पहले राजयोगी जी को बोलूंगी थैंक यू सो मच राजयोगी जी कि अपना इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे सेशन के साथ जुड़े। धन्यवाद आपका। सो स्पिरिचुअलिटी की राह आपको आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है जिसे आप और कई तरीकों से ढूंढ रहे थे। ऐसी ही प्रॉब्लम आपके पास भी है तो शेयर करें हमारे साथ, जिनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर
तो अब आपके ही सवालों के साथ उनके सॉल्यूशन लेकर फिर मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.